हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल कुमार सुमन और मैं आज नेक्स्ट एपिसोड लेके आया हूँ एग्जामिनेशन के रिलेटेड, टीचर्स एग्जाम के रिलेटेड। तो होपफुली ये एपिसोड भी आप लोग को बहुत पसंद आएगा। देखते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 21 इज, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुद्ध संस्कृत में पहला शिलालेख जारी किया था? संस्कृत में शिलालेख जारी किया था। ऑप्शन है रुद्रदामन, कनिष्क, समुद्रगुप्त या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। शुद्ध संस्कृत में बहुत लंबा शिलालेख, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का ए, रुद्रदामन। रुद्रदामन ने शुद्ध संस्कृत में पहला शिलालेख जारी किया था। एक्चुअली रुद्रदामन संस्कृत के बहुत बड़े प्रेमी थे। उन्होंने शुद्ध संस्कृत का पहला लंबा शिलालेख जारी किया। हमारे देश में अब तक जितने भी पुराने शिलालेख हैं वे सभी प्राकृत में रचे गए हैं। अब थोड़ा रुद्रदामन के बारे में बात कर लेते हैं। वो भारत में सबसे प्रसिद्ध शक शासक थे। उसने न केवल सिंध, कच्छ और गुजरात पर शासन किया, बल्कि सातवाहन, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा और काठियार से भी पुनः प्राप्त किया था। उसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। सो 21 का जो आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण उपलब्ध है? किसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण उपलब्ध है? ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, राजतरंगिणी, इंडिका, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा सी, दैट इज इंडिका। इंडिका इज द करेक्ट आंसर। मेगस्थनीज इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के प्रशासन की देखभाल के लिए 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया था। उन्होंने नगर के अधिकारियों को एस्टिनोमी भी कहा था। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन इज, परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? परम भागवत की। ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, दैट इज समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इज द करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त वन के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त द्वारा गुप्त साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार किया गया था। उसने युद्ध और विजय की नीति का पालन किया। अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके नियंत्रण में था। उत्तर में नेपाल और पंजाब के राज्यों से लेकर दक्षिण पूर्व में कांचीपुरम में पल्लव साम्राज्य तक। चीनी सूत्रों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बीच बोधगया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा था। उन्होंने अश्वमेघ घोड़े की बलि दी। उन्होंने अश्वमेघ के पुनर्स्थापक की कथा के साथ सिक्के जारी किए गए। यह उनकी सैन्य उपलब्धियों के कारण है कि समुद्रगुप्त को B.A. स्मिथ द्वारा भारतीय नेपोलियन के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। यह उन्हें कविराज की उपाधि से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त द्वारा अपनाई गई प्रमुख उपाधि है कविराज, अश्वमेघ, प्रकमन विक्रम, परम भागवत, ताम्रपत्र, सर्वोच्च रजचेट्टा यानी सभी राजाओं को जड़ से उखाड़ने वाला। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों में धर्म प्रचार बंधु शीर्षक का उल्लेख है, जिसका अर्थ है कि वह ब्राह्मणवादी धर्म का समर्थक था। सो समुद्रगुप्त इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, दैट इज, एलोरा गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा गुफा मंदिर संबंधित है, स्थित नहीं, संबंधित है। हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलोरा गुफा मंदिर किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का डी, दैट इज उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि एलोरा गुफा मंदिर रॉक कट आर्किटेक्चर महाराष्ट्र की सह्याद्री रेंज में अजंता गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। गुफाओं की संख्या यह 34 गुफाओं का समूह है। 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 जैन। एलोरा परिसर को 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था।
गुफा मंदिर में सबसे उल्लेखनीय कैलाश नाथ गुफा, जिसका नाम हिमालय के कैलाश श्रृंखला में पर्वत के नाम पर रखा गया, जहां हिंदू भगवान शिव निवास करते हैं। सो एलोरा गुफा संबंधित है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं, वहां पर सबका अलग अलग संबंध है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध को सही क्रम में बताएं। हुमायूं ने कई सारे युद्ध लड़ा था, जिसमें यह क्रम हमें बताना है। तो 25 का आंसर हो जाएगा सबसे पहले देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। हुमायूं दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु के पश्चात मुगल शासन के सिंहासन पर बैठा था। हुमायूं का राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध, जिसका प्रमुख इस प्रकार है, सबसे पहले देवरा, फिर चौसा, उसके बाद कन्नौज और फिर सरहिंद। चौसा का देवरा का युद्ध 1532 में हुआ था। देवरा का युद्ध मैं बात करूं वन बाय वन, देवरा जो है 1532 में हुआ था। उसके बाद चौसा जो है 1539 में हुआ था। उसके बाद बात करें कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। कन्नौज का 1540 में हुआ था। और फिर अंतिम सरहिंद का युद्ध जो है, सरहिंद का युद्ध ये हुआ था 1555 में, जो सबसे लास्ट में था। 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ था। सो इसका जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली थोड़ा डिटेल में इस युद्ध के बारे में थोड़ा बात करें तो देवरा का जो युद्ध था 1532 में अफगानों के साथ दोहरिया या देवरा नामक स्थान पर हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में शेरखां के मध्य हुआ था। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह के साथ हुआ, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी। और 1555 ईस्वी में सिकंदर सूर के साथ बीच हुआ, जिसमें हुमायूं की जीत हुई। इस युद्ध के बाद भारत में अफगानों को सत्ता का अंत हो गया तथा मुगल सत्ता पुनर्स्थापित हो गई। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। ये कि मुगल काल में अंग्रेजों का भारत का आगमन में कौन सा क्रम सही नहीं है, हमें बताना सही नहीं। तो 26 में का सी ऑप्शन हम लोग देखेंगे, जिसमें करेक्ट लग रहा है हमें सी, दैट मीन्स एडवर्ड टेरी औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया। एक्चुअली एडवर्ड टेरी जो है जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। एडवर्ड टेरी ये जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। तो सी ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। विलियम फिंच ये जहांगीर के शासन में आया था। पीटर मुंडी जहांगीर के शासन में भारत आया था। और एडवर्ड टेरी भी जो आया था वो भी जहांगीर के शासन काल में आया था। हॉकिंस के साथ 1608 ईस्वी में जहांगीर के शासन में सूरत में आया हुआ था। पीटर मुंडी 1630 से 1634 के बीच में, ये 1630 से 34 के बीच में आया था। मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में इताबली से आया हुआ था। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार के अंग्रेज राजनयिक के तौर पर आया हुआ था। सो ये इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन एडवर्ड टेरी शाहजहां के शासन में आया था। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। 27 में हमें मैच करना है। निम्नलिखित में से मराठों के शासन की प्रमुख विशेषता कौन सी थी। मराठा के शासन की बात करें, राजा में मराठा शासन की सभी शक्ति निहित थी। मराठा शासन में आधिकारिक रूप में मराठी भाषा का प्रयोग होती थी। शिवाजी मराठा भाषा की प्रगति और प्रयास के लिए रघुनाथ पंडित हनुमंती की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा दैट इज डी, उपरोक्त में एक से अधिक आंसर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मराठा प्रशासन में राज्य की सभी शक्तियां निहित थी। ये ऑप्शन पहला ऑप्शन भी सही है, पहला जो है स्टेटमेंट भी सही है। शिवाजी के शासनकाल में मराठी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग हुआ था, यह भी बात सही है। मराठी भाषा का प्रगति और विकास के लिए शिवाजी ने रघुनाथ पंडित हनुमंते की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति का कार्य एक शब्दकोश का निर्माण करना था, तो यह भी सही है। तो दैट मीन्स उपयुक्त में से एक से अधिक जो है आंसर सही है।
एक पॉइंट और मैं बता दूं कि शिवाजी ने अपने शासनकाल में मलिक अंबर की कर व्यवस्था को अपने साम्राज्य में लागू किया था। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। विजयनगर काल में विजयनगर काल में ग्रामीण प्रशासन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? ग्रामीण प्रशासन को किस, जैसा भी पंचायती राज व्यवस्था जानते हैं वैसे ही विजयनगर काल में ग्रामीण प्रशासन को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है आयंगर व्यवस्था, नायंकर व्यवस्था, पदाई व्यवस्था, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 28 का आंसर हो जाएगा ए, दैट मीन्स आयंगर व्यवस्था। आयंगर व्यवस्था इज करेक्ट आंसर। क्योंकि ग्रामीण प्रशासन की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में आयंगर व्यवस्था पर प्रचलित थी, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। इन 12 प्रशासकीय अधिकारियों की सामूहिक रूप से आयंकर कहा जाता था। आयंगर कहा जाता था। इनकी सेवाओं के बदले में इन्हें राज्य के करों से पूर्णतः मुक्त रखा जाता था, क्योंकि इन्हें राज्य की ओर से कोई वेतन नहीं प्राप्त होता था। आयंकर व्यवस्था के पद पैतृक होता था तथा वह पद किसी के पास अपने पद को बेचने अथवा गिरवी रखने के लिए स्वतंत्र होते थे। एक न्यायंकर व्यवस्था था, इसके बारे में थोड़ा समझ लें। ये जो न्यायंकर व्यवस्था है, तो न्यायंकर व्यवस्था के अंतर्गत इस व्यवस्था के तहत विजयनगर के राजाओं के द्वारा अपने जागीरदारों को निश्चित भूमि दिया जाता था। इनकी कुछ विशेषताएं दिल्ली सल्तनत कालीन इत्तादार या राजपूत कालीन सामंत या मध्यकालीन व्यवस्था यूरोपीय सामंत व्यवस्था जैसी होती थी। इस व्यवस्था में शामिल होने वाले अमरन राजा को प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि तथा युद्ध में राजा की मदद करना होता था। सामान्यतः ये अपनी सेना रखते थे और एक निश्चित भूखंड से कर प्राप्त करने को इन्हें अधिकार था। ये न्यायंकर व्यवस्था के अंतर्गत है। तो 20 अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29, दैट इज दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के संदर्भ में यह कथन प्रचलित था कि वह एक मालिक होते हुए भी वह खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया? एक मालिक होते हुए भी वह खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया। तो 29 का जो आंसर हो जाएगा सी, दैट इज बलबन। बलबन के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली व्यवस्था के सुल्तान बलबन कि वह एक मालिक होते हुए भी वह खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया। एक्चुअली गयासुद्दीन बलबन को उल्गू खां के नाम से भी जाना जाता है। रजिया सुल्तान के समय बलबन अमीर ए सिकदार के पद पर था, जबकि बहमत शाह के समय वह अमीर ए आखुर का पद धारण किया था। बलबन के राजत्व सिद्धांत को स्थापित किया, जिसका दो प्रमुख आधार था। सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदान किया हुआ होता है, अर्थात वह ईश्वर का प्रतिनिधि है। सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। इसका ये दो का। सो 29 का जो आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30। अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व के सिद्धांत, ऑप्शन है धर्म और वर्ग की शासन में हस्तक्षेप करने से रोकता था। सुल्तान पद की स्वीकृति लेने के लिए खलीफा की अनुपत्ति आवश्यक नहीं थी। निरंकुश राजतंत्र को बल देता था। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। 30 का आंसर हो जाएगा ई, दैट इज उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ये गलत की बात कर रहा है यहाँ पर। अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत की विशेषताएं थी धर्म और धार्मिक वर्ग को शासन में हस्तक्षेप करने से यह रोकता था। सुल्तान पद की स्वीकृति लेने के लिए खलीफा की अनुमति आवश्यक नहीं थी। निरंकुश राजतंत्र को बल देता था। यही बात सही थी। सो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर सही हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 31। निम्नलिखित में से किस उपग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? स्पष्ट वलय है। ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, अरुण, बृहस्पति ए, बुध बृहस्पति, या एक से अधिक। 31 का आंसर हो जाएगा ए, बृहस्पति, शनि और अरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण उपग्रह के चारों तरफ वलय पाया जाता है। शनि ग्रह में सबसे चमकता, सबसे विशाल और सबसे जटिल वलय तंत्र है शनि ग्रह। बृहस्पति ग्रह और मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और गैसों के निर्मित ग्रह है। इस पर हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस पाया जाता है, ध्यान देना हमें।
और अरुण ग्रह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की ओर झुका हुआ है, जिससे लेटा हुआ दिखाई पड़ता है। सो 31 का जो आंसर हो जाएगा 31 का, दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 31 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बृहस्पति, शनि और अरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है? रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, ऑप्शन है स्लेट, क्वार्जाइट, फ्लाइट या निम्नलिखित से एक से अधिक। 32 का आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि रूपांतरित चट्टान के उदाहरण स्लेट, क्वार्जाइट, फ्लाइट, संगमरमर और शिस्ट है। रूपांतरित चट्टान आग्नेय चट्टान का एवं अपसादी शैलों जो कि पृथ्वी के अंदर उच्च दाब में परिवर्तन के कारण निर्मित होती है। रूपांतरित चट्टान पृथ्वी की भूमि के सतह का 12% हिस्सा बनाती है। सो उपर्युक्त में से एक से अधिक इज द करेक्ट आंसर।